हेलो पंकज जी। एक बात इसी क्रम में कहने का और मन है, और तो आपसे आमने सामने मिल के बात होगी। आपने एक जगह कहा है, पूछा है हमसे कि गुरुजी भिक्षावृत्ति की जो सामाजिक मान्यता वाली बात आपने की थी उस पर। तो देखिए, भिक्षा मांग के विद्यार्थी को पढ़ना था प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में, और पूरा एक ब्राह्मण वर्ग जो है, यानी 25 साल तक की उम्र तक हर आदमी भिक्षा पे जीवित रहेगा। ठीक है, 2 5 साल तक अपने घर में पलेगा पड़ेगा, फिर तो गुरुकुल जाएगा तो भिक्षा जीवी होगा। इसके बाद एक पूरा का पूरा वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग, भिक्षा जीवी था। वानप्रस्थी किंचित भिक्षा जीवी, किंचित उसको अपने घर से मिल जाए, समाज से तो घर से मिल जाए तो चले, नहीं तो भिक्षा पे रहना सीखे। और सन्यासी पूरा। इसके बाद जो अपंग लोग हैं, समाज के असमर्थ लोग हैं, वो बेचारे भिक्षाजीवी होते थे। सब लोग भिक्षा मांगना नहीं पसंद करते थे, और भिक्षा मांगना इन लोग का क्या कहेंगे, अधिकार था। उनको भिक्षा से ही खाना जीना है, संचय नहीं करना है। भिक्षा लेके आएगा विद्यार्थी, सब गुरु को सौंप देगा, गुरु उसमें से देगा, उसका भरण पोषण के लिए करेगा। इसी तरह से ब्राह्मण शाम को क्या खाएगा, इसका इंतजाम नहीं होना चाहिए। एक कहानी तो आपको कभी बताए होंगे, अगर हम क्लास में पढ़ाए होंगे तो। बंगाल में एक संत थे बनराम दास जी। तो बंगाल के ही किसी स्टेट के बड़े महाराजा साहब से उनका दोस्ती था। महाराजा जी महारानी के साथ एक बार उनके आश्रम पे मिलने गए बनराम दास जी के। तो बनराम दास जी जो हैं वो जंगल में रहते थे, इसीलिए रामदास उनका नाम था, बनराम दास उसको बंगाल में लोग कहते हैं। हमको किसी ने कहानी बताई थी, हमारे किसी बंगाली मित्र ने, जब हम शांति निकेतन में रहते थे तो बताई थी कि बनराम दास जी के यहाँ महाराज गए, तो बात वो सुने। चलते समय उन्होंने पूछा कि महाराज कोई समस्या हो तो बताएं। पंडित जी नहीं समझ पाए कैसी समस्या पूछ रहे हैं, तो फिर राजा जी ये कहे, कोई हिचक के कहे राजा। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, समस्या तो ये है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने ये जो लिख दिया है ना, इसकी व्युत्पत्ति बैठाने में जो लोगों ने बैठाया है टीकाकारों ने, ये मुझे जम नहीं रही। इस समय मैं बड़ी परेशानी में हूँ इसको लेकर के। तो महाराज ने कहा कि इस समस्या से मेरा नहीं मतलब है महाराज, अरे खाने पीने जीवन धारण की जो समस्या कोई हो तो बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि तो वो तो माता जी जानेंगी। ठीक है, तो महाराज ने महारानी को संकेत किया कि जाओ पूछ लो अंदर क्या व्यवस्था है, कोई चीज़ हो तो भेज देंगे। तो महारानी जी अंदर गई, तो पंडितानी जी से पूछी, तो पंडितानी जी कहा महारानी जी कोई समस्या नहीं है। ये दरवाजे पर तेंतुल का पेड़ है, इमली का, वो छोटा ही है, तो डंडा वंडा से उसकी डाल हम पा जाते हैं, उसकी पत्ती सुड़क लेते हैं, नोच लेते हैं, उबाल देते हैं, और बेला जून होता है तो खत्तों से थोड़ा सा चावल मांग ले आते हैं अगल बगल से, उबाल देते हैं। पंडित जी भात और तेंतुल का झोल बहुत बढ़िया से खा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो हाँ? 14 पीढ़ी की बात। कौन बात? 14वां पीढ़ी के लिए नहीं है, सब चिंतित हैं। हाँ, और आज हम अपने पीढ़ियों के लिए भी धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो आपने ये जो पूछा था भिक्षा वृत्ति का क्या उद्देश्य था, तो भिक्षा का ये उद्देश्य था कि कम से कम में अपना काम चलाओ, और जो भी धन घर में आए तो समझो कि समाज का दिया हुआ आया, उतने रखो। ज़्यादा रखना स्तेन है, माने चोरी है, इसलिए अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी नहीं करोगे। दूसरे का किसी का है, वो उसको जो भूखा उसको चाहिए, मेरे हड़िया में क्यों है। तो ये ब्राह्मण का हालत था। ऐसे सन्यासी का भी था, कुछ नहीं रखना है, तो डंडा रखना है बस, और ऊपर एक गमछा रखना है, नीचे एक लपेटना है। ये सब व्यवस्था बनी थी। अब बताइए, इस व्यवस्था में जो गृहस्थ आश्रम में आप 25 साल तक कमाओगे, इतना सब दायित्व है बांट देना, कहाँ कंसंट्रेशन होगा धन का, रुपया का 25 पीढ़ी के लिए, बताइए। तो ये जो दान और भिक्षा, ये दोनों कॉन्सेप्ट थे, इतना सुंदर विकेंद्रीकरण था पूंजी का। अच्छा, इस भिक्षा की वृत्ति का उद्देश्य ये था कि आप महसूस करो कि हमारा हर क्रियाकलाप, हमारी रोटी आती है समाज से, तो हमारा हर क्रियाकलाप समाज से के प्रति भी उत्तरदायी है। हम जो कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे समाज का पर क्या असर पड़ेगा, समाज का रोटी खाते हैं ना। पंकज जी,
भिक्षावृत्ति से यापन, जीविका चलाना, ये कॉन्सेप्ट नाम बदल गया है, आज भी सोचा जा सकता है, आज भी है। जितने सरकारी कर्मचारी हैं तनख्वाह पाते हैं, कुछ काम करते हैं सरकार के लिए, उनका नाम तो होता है कि वो जन सेवक हैं, लोक सेवक। आईएएस सबसे बढ़िया नौकरी भारत की, आईएएस लोक सेवक। भैया शैलेंद्र जी, आप जिस शादी के प्रकरण में गए थे त्रिपुरा वाले में, जो आया वीडियो पे जिससे हम जान पाए, आपकी तनख्वाह में उसकी कमाई का भी एक पैसा जुड़ा हो, जिसको आप कानून पालन करने सिखाने गए थे। आपका सिखाना उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन जो साधन था वो थोड़ा गर्हित था, समाज में नहीं जमा, समाज के मान्यता के अनुरूप नहीं था। गांधी जी ने कितनी बढ़िया बात कही थी ना, कि साध्य की शुद्धता के साथ साथ साधन की शुद्धता भी होनी चाहिए। तो उस साधन पर आपने नहीं ध्यान दिया, और ये नहीं ध्यान दिया कि आप जो पगार खा रहे हो उस समाज के टैक्स के पैसे से मिल रही है, तो उस समाज के प्रति भी आपका दायित्व है, आप उस लोक के सेवक हो। हम प्रोफेसर साहब हैं, हमको सैलरी मिलती है, हम अपने उस कार्य के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना हम लौटा रहे हैं समाज को, खा धो रहे हैं समाज का। एक किसी मंच पे हम बुलाए गए थे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि बन के, और जाके बोल आए, अध्यापकों का मंच था, किसी विद्यालय में बुलाए गए थे, जाके बोल आए कि अध्यापक की सैलरी बहुत कम होनी चाहिए। आज इतनी आकर्षक सैलरी बना दी गई है, हे भगवान, जिसको अध्यापक नहीं होना है, जो ठेकेदारी करता, जो दूसरे गुण कौशल उसमें हैं, सब अध्यापक बन रहे हैं। मोटी रकम मिल जाएगी, तनख्वाह, बढ़िया ठाठ की ज़िंदगी, तीन ठोटाई टांगेंगे यहाँ वहाँ, और रोब झाड़ेंगे समाज पे, बच्चे पैर छुएंगे, गुरुजी हैं। क्या बढ़िया से प्रोफेशन हो गया है। अरे भाई, सैलरी कम कर दो ना, जो सचमुच अध्यापक बनना चाहेंगे वो इस पैसे में आएंगे। ये मेरी बात इतना बुरा लगी भैया कि उस मंच पे फिर मैं कभी बुलाया नहीं गया, ऐसी गलत बात बोली है। तो ये भाव अगर आ जाए कि हमारा दायित्व क्या, हमको करना क्या चाहिए, सचमुच अगर मेरे अंदर अध्यापक बनने की प्रवृत्ति है तो मेरी ज़रूरत कितनी है, उतने ले। खैर मैं सैलरी लेता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ, चलो ठीक है क्यों कहा, बहुत दिन तो मैं बिना सैलरी की जिया यार, 40 साल तो तुम जानते हो मुझे, 40 साल के बाद मुझे नौकरी लगी। तो मैंने ऐसा भी नहीं किया खूब धन इकट्ठा करूँ, नहीं जी, कुछ अतिरिक्त कार्य में करता ही नहीं, जो अध्यापक लोग करते फिरते हैं। झोला टांग लेंगे, गर्मी की छुट्टियाँ बीतेंगी दूसरे जगहों पे कापी जांच के। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करना, कोई आहत मत हो मेरी इस बात से। वो करो ना जो तुम्हारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है। कापी जांचना भी पार्ट ऑफ, अध्यापक ही कापी जांचेगा, मूंगफली बेचने वाला तो नहीं जांच देगा कापी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कमा ले, इसकी प्रवृत्ति नहीं अच्छी, रोटी चल रही है। तो यदि ये सारे कार्यकर्ता लोग इस केवल इतनी भावना समझ लें कि जो मुझे पगार दी जा रही है तब वो भिक्षा थी, आज जो सैलरी के नाम, प्रतिष्ठित नाम पे है, मेरा क्या ये ग्रेड है, ये है, ये है, आज तो रहा समाज सीना, समाज की कठिन कमाई का पैसा है, तो रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, तेरा साथ यही सोचना होगा। तो उस भिक्षावृत्ति जिसको सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, अरे भैया भिक्षावृत्ति की तो हालत बड़ी ख़राब है, ज़बरदस्ती अपंग बना के भिक्षा मंगवाया जा रहा है, उसमें भी ठेकेदार लोग पैसा कमा रहे हैं, उसमें माफिया गैंग लगे हुए हैं, हर कोई आदमी चाहे जैसे धनार्जन पे लगा हुआ है, पैसा चाहिए तो चाहे जैसे आए, वो जिस वृत्ति से आए, पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए, फारवाट क्यों, और ज़्यादा चाहिए। मनोज जी का कहना 1 करोड़ 1 अरब कितना चाहिए हमें, खुद हमें नहीं मालूम। हम किसी अंधी दौड़ में घुस पड़े हैं और पता नहीं कौन एक अहंकार हमको हो गया है, हम पद पाते हैं, किस पोस्ट में हैं, अच्छा, काम बहुत कम है, बहुत कम, इसलिए सरकारी नौकरी में लोग जाना चाहते हैं, बस हो ही गए तो ये मेज मेरा है। देखिए क्या मज़ेदार बात है, हमारी भारतीय प्रणाली ये थी कि आप चाहे कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, आपके यहाँ अतिथि आए तो आपको ऐसे होना पड़ता है, आप उसे ऊंचे आसन पे बैठाते हो,
अच्छे आसन पे। समय विचार सुवासन दीना, सुंदर आसन उसको देते थे और अपने खड़े रहते थे या तब कहीं बैठते थे, उसके कहने पे बैठते थे। आज सरकारी ऑफिसों में क्या है, आप छोटे अफसर हो चाहे बड़े अफसर हो, जिलाधिकारी और बड़े हो चाहे छोटे BDO साहब हो, छोटा भी ऑफिस क्यों ना है, ऑफिस का आधा हिस्सा आपका रहेगा। बड़ा सा मेज रहेगा, बड़ी सी कुर्सी बहुत भव्य, और उसके ऊपर सफ़ेद सी चादर रहेगी। सामने कुछ कुर्सियाँ पड़ी रहेंगी ऑर्डनरी, वो आने वाले अभ्यर्थी के लिए, आने वाले अभ्यागत के लिए, आने वाले अतिथि के लिए। क्या बढ़िया है भाई, आप तो सरकारी नौकरी फायदा अफसर हो गए ना। आगे आने वाला आपसे हल्का है, उधर बैठे, आधे में 10 कुर्सियाँ पड़ी, आधे में आपका एक मेज एक कुर्सी। चलो आप कार्यकर्ता हो, आपको बड़ा सा मेज चाहिए, बहुत फाइलें निपटानी है। अरे भैया तबे तो फाइल, बड़ा सा मेज होने से फाइलें लंबित पड़ी रहती हैं। एक तो हमारे यहाँ वो थे चुनाव आयोग के आयुक्त थे, उन्होंने बता दिया कि मेज एकदम साफ सुथरा रखा जा सकता है, बता दिया कि ये आयोग भी कोई चीज़ होती है। बड़े मेज की क्या ज़रूरत है, मेज रखो ही ना। मेज इसीलिए रख रहे हो ना, फाइलें उस पर रखोगे, काम नहीं करना है। अच्छा, बड़ा सा मेज चाहिए, बड़ी सी कुर्सी, सफ़ेद सी चादर उस पर होनी चाहिए। वाह वाह वाह, तो क्या चेंज आया। तो भाई जो उस पद पे जाएगा, उस कुर्सी बैठेगा, उसके अंदर दम हम आएगा ना कि मैं तो मास्टर हूँ, मालिक हूँ, या मेरी कृपा से सब जा रहा है। जनता का धन थोड़ा है, जनता के धन की भावना खत्म कर दी गई। अब तनख्वाह क्या, मेरे हाथ से जो साइन होके जा रहा है वो भी मेरे बपौती जा रहा है, एहसान ला दो। तो ये जो प्रवृत्ति बदली है भाई, केवल आप पुरानी चीज़ों को याद भर कर लीजिए ना, आपका अहंकार ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप जिस पद से आए हो, लोक सेवक के पद से आए तो लोक सेवक, मैं अध्यापक के पद पे आया हूँ तो मैं अध्यापक हूँ। चाहे जहाँ सिखाऊंगा, क्लासरूम में सिखाऊंगा, रास्ते में बच्चों को रोके, 2 बच्चे लड़ाई करेंगे तो मैं उनको रोकूंगा उतर के, क्या कर रहे हो भाई। कहीं कहीं स्कूलों में बहुत बढ़िया सिस्टम लगा है। मेरी पत्नी जहाँ पढ़ाती थी हिंडालको में, वहाँ पे वो दस्तखत करने वाला लगा था, समय से आओ, 2 मिनट लेट तो कटौती। मैं कहता था भाई अध्यापक के लिए तो अच्छा नहीं है। मान लो अपने घर से निकली हूँ, रास्ता में 2 लड़का झोला मार मार के लड़ रहे हैं, लहू लुहान हो गए हैं, तो मेरी पत्नी क्या करी, उनको बचाएंगी। वहाँ वो अध्यापक नहीं है, वो तो कहीं कर्मचारी हैं, पहुँचेगी मैं अपना वो थंब लगाने। बताओ, हमसे कहा जाता है कि तो बड़ा मस्ती का नौकरी है भाई, 1 घंटा पढ़ाते हो, बाकी अरे भैया 1 घंटा पढ़ाने के लिए हम कुछ करते हैं। हम हरदम अध्यापक होते हैं, हरदम प्रोफेसर होते हैं जी। जब तक विशेष समय नहीं दें, मेरे अंदर कोई शोध नहीं कर पाएगा उस ऑफिस टाइम में आके। मुझे बहुत करना होता है। केवल समय से ऑफिस खोला, मेज पे बैठ गया, कागज़ देखा, शाम को ऑफिस बंद किया, आग लगे ऑफिस में, नहीं जी। सोचो तो मेरी बहुत जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने पद के उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि पक्ष में बोलूँ, अध्यापक हो तो अध्यापक की पढ़ाई करूँ, नहीं, इसलिए नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी फील करो ना, तो आप रात दिन सेवक हो, केवल ऑफिस के टाइम तक सेवक नहीं हो। खैर जिलाधिकारी लोग बेचारे जिलाधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग रात दिन काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं बड़ा आसान्वित हूँ कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, और इन अच्छे लोगों की भर्त्सना होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए। और जहाँ कहीं खराब हो रहा है ना, वहाँ मुँह देखी नहीं बतियाना चाहिए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, सामाजिक निंदा होनी चाहिए। यही वो कंट्रोल है जो उन्हें बताएगा कि तुम मेरा खा रहे हो, मेरे लिए काम करोगे। अच्छा पंकज, उस भिक्षावृत्ति का आज ये अर्थ निकाल के और सही रास्ता चुना जा, सही रास्ते पर चला जा सकता है। ठीक है पंकज, ये 2 प्रश्न आपके मैंने डिस्कस किए इस वीडियो के रूप में, जो आप देखोगे। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे और बात होगी। हैं, थैंक यू वेरी मच।